Evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history, that is खिलजी डायनेस्टी. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी का जिस्ट कवर कर लिया. उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बलबन से, सभी चीजों को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं खिलजी डायनेस्टी से जुड़े हुए रूलर्स के बारे में. बिफोर दैट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चलें. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोटेड डाउन इसलिए करते चलना है बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे बातें होंगी जो आप लोगों को पता होंगी, और वो इस लेक्चर में अगर आप लोगों के सामने आएंगे तो शायद आप लोगों को वो चीजें याद हो जाएंगी. बट कुछ न्यू पॉइंट्स होंगे जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे. उन पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम में लास्ट मोमेंट को उन नए पॉइंट्स को जो है आप जरूर रिवाइज करके चलें. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन को. सबसे पहला क्वेश्चन, और देखिए जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो खिलजी डायनेस्टी से यही पूछा गया है कि खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है. तो खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक बच्चों जलालुद्दीन खिलजी है, या फिर जो है जलालुद्दीन खिलजी है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश को कब किस ईयर में जो है स्टैब्लिश किया था. 1290 एडी में जो है 1290 एडी में खिलजी डायनेस्टी को जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया जाता है. अब उसके बाद पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो है राजरोहण, या फिर जलालुद्दीन खिलजी वॉज क्राउन्ड एट विच पैलेस, एंड जिस पैलेस में जो है जलालुद्दीन खिलजी को जो है जलालुद्दीन खिलजी का राजरोहण होता है, क्राउन, इसको जो है क्राउन पहनाया जाता है, वो जो है किसके द्वारा बनाया गया था. तो ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी वॉज क्राउन्ड एट द पैलेस ऑफ द किलो खरी. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है. कौन से पैलेस में जो है, कौन से राजमहल में इसका राजरोहण होता है. किलाखोरी के पैलेस में बच्चों, किलो खरी, किलो गढ़ी, या फिर इसे जो है किलो गढ़ी भी कहा गया, या फिर जो इसे किलो खरी भी हम कहते हैं. पैलेस ऑफ किलो खरी में जो है ही वॉज क्राउन्ड. ये जो है पैलेस ऑफ किलो खरी या फिर जो है किलो गढ़ी का जो है राजमहल किसके द्वारा बनाया गया था. कैकुबाद के द्वारा बच्चों इसको बनवाया गया था. तो हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी में दो बातों को देख लिया, तीन बातों को जो है पढ़ा, जहां से तीन नहीं कहेंगे. देखिए मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रही हूँ वहां वहां ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में वहां उस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया. जलालुद्दीन खिलजी से 1290 एडी, पैलेस ऑफ द किलो खरी या फिर किलो गढ़ी, और जिसको बनवाया था कैकुबाद ने. ध्यान रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिसने उसको 1290 में स्टैब्लिश किया था. ही वॉज क्राउन्ड एट द पैलेस ऑफ किलो गढ़ी और किलो खरी, और इसको बनवाया किसने था, कैकुबाद ने. तो यहाँ से जुड़े हुए चार क्वेश्चंस आते हैं. इन दो लाइन से हम लोगों ने चार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.L. श्रीवास्तवा, जलालुद्दीन खिलजी was the first Turkish Sultan of the Delhi who believed in the liberal autocracy. अब यहाँ से आपसे या तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि कौन जो है ये मानता था कि जलालुद्दीन, किसके द्वारा जो है ये मान्यता माना गया है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पहला तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का जो बिलीव करता था लिबरल ऑटोक्रेसी में. या फिर जो है चार ऑप्शन दे देगा, इसे खिलजी वंश के रूलर्स का नाम रख देगा आपके सामने और पूछेगा इसमें से कौन सा वो पहला तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का जो कि लिबरल ऑटोक्रेसी में बिलीव करता था. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं. ये वो पहला तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का जो कि बिलीव करता था लिबरल ऑटोक्रेसी में. और आखिर में ये मान्यता किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के द्वारा ये माना गया है कि जलालुद्दीन खिलजी पहला तुर्क सुल्तान है दिल्ली का जो कि लिबरल ऑटोक्रेसी में बिलीव करता था. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हेन जलालुद्दीन खिलजी, just wait for few seconds, when Jalaluddin was a sultan of Delhi he offered the post of Amir Tujuk. अब देखिए यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन ये पूछता है
टू अलाउद्दीन एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। तो जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान था तो इसने जो है अलाउद्दीन को जो है कौन से पद पे बैठाया, तो आमिर तुजुक के पद पे जो है अलाउद्दीन खिलजी को ये बैठाता है, अलाउद्दीन को बैठाता है, और ये अपनी पुत्री का विवाह भी जो है इस अलाउद्दीन से कर देता है। जो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जो है इसने आमिर तुजुक की जो है पोस्ट ऑफर की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, अब हम लोगों ने देखा एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, खिलजी वंश का जो है पहला रूलर या फिर जो इसको स्टैब्लिश करने वाला ही कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद जो सेकंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज ऑनर्ड विद द सूबेदारी ऑफ कारा मनिकपुर बिकॉज ऑफ हिज इम्पोर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ मलिक छज्जू। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी was honored with the सूबेदारी ऑफ कारा मनिकपुर। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, किसके विरुद्ध जो है रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को काड़ा मनिकपुर का जो है सूबेदारी दिया गया। तो बच्चों सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ द मलिक छज्जू के खिलाफ जो है विद्रोह को सप्रेस करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जो है मलिक छज्जू के खिलाफ नहीं, मलिक छज्जू जो रिवोल्ट कर रहा था उसको सप्रेस करने के, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए सूबेदारी जो है काड़ा और मनिकपुर की जो है अलाउद्दीन खिलजी को कब दी जाती है? जब मलिक छज्जू के द्वारा जो रिवोल्ट शुरू किया जाता है उस रिवोल्ट को जो है ये सप्रेस कर लेता है। या फिर आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक छज्जू के खिलाफ जो है, जो आप कह सकते हैं कि जीत हासिल कर लेता है। इसी में जो है इसी कारण इसे काड़ा और मनिकपुर का बच्चों सूबेदारी दिया जाता है। ठीक है, पहला रूलर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सेकंड रूलर वाज अलाउद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी को जो है काड़ा और मनिकपुर का जो है सूबेदारी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि मलिक छज्जू के रिवोल्ट को ये सप्रेस करता है। अलाउद्दीन was the first sultan of the Delhi who established कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन रिलीजन। अब देखिए धर्म पे जो है स्टेट का कंट्रोल, ये जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्टैब्लिश किया। क्या चीज स्टैब्लिश किया? स्टैब्लिश द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन रिलीजन। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन क्या था बच्चों? पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने स्टैब्लिश किया कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन रिलीजन। अगला पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि अलाउद्दीन खुद को क्या कहता था। चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा। जैसे हम लोगों ने जो है बलबन के बारे में बहुत सारी उपाधियां पढ़ी थी, वैसे ही हमारे सामने जो है अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या कहता था? यामीन उल खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमानिन। तो हम लोगों ने क्या देखा? यामीन उल खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमानिन जो है ये कौन कहता था खुद को? अलाउद्दीन खिलजी कहता था। तो देखिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता हो 90% हो क्या सकता है, मैं क्या गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 90% बच्चों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमानिन जो है ये कौन सा दिल्ली का सुल्तान खुद को कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की हम यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं। He remained free from the influence of the उलेमा क्लास। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ, और वहां पे ये भी पॉइंट मेंशन था वेदर ही रिमेन्ड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लासेस। हाँ तो बच्चों ये पॉइंट भी सही है, ये जो है उलेमा से जो है उलेमा की इन्फ्लुएंस से जो है खुद को फ्री रखता है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन एम्बिशियस सुल्तान। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द सिकंदर सेकंड सानी एज इंस्क्राइब्ड इट ऑन हिज कॉइन। तो आप देख सकते हैं आपसे ये पूछा है कौन जो खुद को सिकंदर सेकंड सानी कहा है, सिकंदर द्वितीय सानी कहा है, या फिर
किस सुल्तान के द्वारा, जो दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो बच्चों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण की गई थी। एंड इंस्क्राइब्ड इट ऑन हिज कॉइन्स, और इसने जो है अपने सिक्कों पे भी जो है सिकंदर द्वितीय सानी की जो है उपाधि सिकंदर द्वितीय सानी ये नाम जो है इंस्क्राइब करवाया था। तो हम लोगों ने जो है थोड़ा सा और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक बार पहले हम रिकॉल करेंगे, देन ओनली जो है हम आगे बढ़ेंगे। Just wait for few seconds. Alauddin's famous commander Zafar Khan was the best and courageous commander of his time. अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अब एक चीज आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि सीधा सीधा पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वो फेमस कमांडर कौन था। जस्ट वेट, जो कि मंगोलों के विरुद्ध जो है युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे जो है जफर खान की बात कर रहे हैं। जफर खान वॉज द बेस्ट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम एंड वॉज स्किल्ड फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। ये जफर खान वाला पॉइंट जो है आप लोग जरूर नोटेड डाउन कर लीजिएगा बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिकंदर सेकंड सानी वाली बात हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। तो सिकंदर सेकंड सानी या फिर सिकंदर द्वितीय सानी की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सिकंदर द्वितीय सानी ये जो है टाइटल ग्रहण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके साथ साथ इसने अपने सिक्कों पे भी जो है इस नाम को खुदवाया था। सेकंड पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर, फेमस कमांडर रहा है जफर खान। एंड ये जो है बच्चों मंगोलों के खिलाफ युद्ध करते हुए जो है मारा जाता है। ही वॉज एन एक्सलेंट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ही वॉज अ फेमस कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? जफर खान की बात कर रहे हैं। मंगोल्स वर सो इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ द जफर खान, द परसिस्टेंस ऑफ खिलजी आर्मी दैट दे बैक डाउन विद 30 माइल्स। अब ये देखिए, ये जो 30 माइल्स लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि कौन सा वो कमांडर था, करेजियस कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, जो मंगोलों के खिलाफ जो है युद्ध करते हुए मारा जाता है, तो जफर खान। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरा पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के किस कमांडर से जो है डर करके, उसके आप कह सकते हैं उसकी ब्रेवरी से जो है इम्प्रेस हो करके लगातार जो खिलजी डायनेस्टी लड़ाई लड़ रही थी, वो कौन से कमांडर के अंडर में, जिससे डर करके या फिर आप कह सकते हैं इम्प्रेस हो करके मंगोल्स जो है 30 माइल्स जो है पीछे चले जाते हैं। तो बच्चों हम जफर खान की ही बात कर रहे थे, और जफर खान का पूछता है ओरिजिनल नाम क्या है? मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन जो है जफर खान का नाम है। मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन, ओरिजिनल नेम ऑफ द जफर खान। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम पढ़ते हैं। अब पद्मनी, यहाँ जो पद्मनी से जुड़ा हुआ पॉइंट लिखा है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला पॉइंट यही पूछा हुआ कि पद्मनी जो है किसकी पत्नी रहती है? तो राणा रतन सिंह की जो है वाइफ रहती है पद्मनी। पद्मावत जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पद्मावत जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, पद्मनी से, राणा रतन सिंह से एंड बच्चों अलाउद्दीन खिलजी से। चलिए, Queen Padmani committed Jauhar due to the death of Rana Ratan Singh during the invasion of Chittor, the capital of Mewar by Alauddin Khilji। तो देख सकते हैं ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी है पद्मावत में। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है राणा रतन सिंह की जो है मृत्यु, आप कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ चित्तौड़। जब ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे जब अटैक इन्वेड करता है, उस समय जो है राणा रतन सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, और इस कारण जो रानी पद्मावती रहती हैं वो बच्चों जौहर जो है कमिट कर लेती हैं। शी कमिटेड जौहर ड्यू टू डेथ ऑफ राणा रतन सिंह। ठीक है, अब मलिक मोहम्मद जायसी रोड द फेमस पद्मावत। अब यहाँ से ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि पद्मावत जो लिखा हुआ है वो
किस पे जो है आधारित है? तो रानी पद्मावती पद्मनी की जो है स्टोरी पे ही ये पद्मावत बच्चों बेस्ड है। इस पद्मावत को 1540 में किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बुक वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे वहां पे इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि पद्मावत वॉज रिटन बाय हुम। ध्यान रखिएगा बच्चों, पद्मावत वॉज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी जो कि बेस है किस पे? विच वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मावत इन 1540 एडी। 1540 एडी में जो है लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत, जो कि रानी पद्मावती की जो है स्टोरी पे आधारित है। रानी पद्मावती कौन थी? सॉरी, रानी पद्मनी कौन थी? पद्मनी बच्चों राणा रतन सिंह की वाइफ थी। इन्होंने जो है जौहर कमिट कर लिया था ड्यू टू द डेथ ऑफ द राणा रतन सिंह। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। Alauddin faced some rebellions in the beginning of his reign. Just wait for a few seconds. Finding the possible reason for these rebellions, Alauddin Khilji issued 4 ordinances to suppress the potential rebellions. अब देखिए अलाउद्दीन शुरुआत में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगातार जो है आपको देखने को मिला, लगातार जो है युद्ध हो रहा था, इसके खिलाफ विरोध हो रहा था, विद्रोह किया जा रहा था। अब इन समूह का कारण जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी ने जो तुरंत 4 ऑर्डिनेंसेस पेश इशू किए जिसके माध्यम से जो है इन रिबेलियंस को सप्रेस किया जा सके। अब वो 4 ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे? सबसे पहले जो है हम उस चीज को जानेंगे, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कितने ऑर्डिनेंसेस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रिबेलियंस को, पोटेंशियल रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए इशू किए गए थे। 4 ऑर्डिनेंस इशू किए गए थे। आखिर वो 4 ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा वो 4 ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे। तो बाय द फर्स्ट ऑर्डिनेंस गिव्स pension, land received in donations etc was banned and the government officials were ordered to collect more and more taxes। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? जो पहला ऑर्डिनेंस इशू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों, वहां पे गिफ्ट, पेंशन, लैंड रिसीव्ड इन डोनेशन एक्सेट्रा वाज बैंड। देखिए बच्चों, जो गिफ्ट था, जो पेंशन था, जो गिफ्ट दिए जा रहे थे, जो पेंशन दिए जा रहे थे, जो लैंड जो है डोनेशन में रिसीव हो रहा था, इन सब को बैन कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया गया टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्सेस। क्या कहा गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को? ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को जो है आप कलेक्ट कीजिए। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वॉज सेटअप बाय द सेकंड ऑर्डिनेंस। सेकंड ऑर्डिनेंस के माध्यम से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया। थर्ड ऑर्डिनेंस की हम बात करेंगे, बैंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, एल्कोहल। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। थर्ड ऑर्डिनेंस की हम बात करेंगे, बैंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, एल्कोहल, कैनबीज एटसेट्रा एंड गैम्बलिंग। देख सकते हैं आप, शराब मदिरा पे जो है, गैम्बलिंग पे जो है, इन सब चीजों पे जो है थर्ड ऑर्डिनेंस के माध्यम से बैन लगा दिया गया। और चौथा ऑर्डिनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंड द मैरिटल रिलेशन बिटवीन द नोबल्स एंड द अमीर्स। नोबल्स और अमीर्स के बीच में बच्चों मैरिटल रिलेशन को जो है बैन कर दिया गया। तो 4 ऑर्डिनेंस हम लोगों ने कौन कौन से देखे? गिफ्ट्स, पेंशंस, लैंड रिसिप्ट, डोनेशंस, इन सब को जो है रोक दिया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट ये कहा, दूसरा ऑर्डिनेंस ये कहता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सेटअप किया जाएगा। तीसरा ऑर्डिनेंस कहता है कि शराब, मदिरा, जुआ, इन सब चीजों को बंद कर दिया जाएगा। चौथा ऑर्डिनेंस कहता है कि मैरिटल रिलेशन जो है नोबल्स और अमीर्स के बीच में बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया गया। तो 4 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं रामचंद्र देव से। अब रामचंद्र देव से सीधा पहला तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूलर कहाँ के थे? देव से ध्यान रखिएगा, देवगिरी की हम बात कर रहे हैं। रामचंद्र देव बच्चों देवगिरी के रूलर थे। व्हेन अलाउद्दीन अटैक्ड देवगिरी। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब देवगिरी पे अटैक किया जाता है तो वहां का रूलर कौन रहता है? तो वहां का रूलर बच्चों रामचंद्र देव रहता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
चलिए अब हम देखते हैं। आप सभी लोगों को याद हो गया, पता भी चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब देवगिरी पे अटैक किया जाता है तो उस समय जो है रामचंद्र देव देवगिरी का रूलर रहता है। रामचंद्र देव द रूलर ऑफ देवगिरी वाज फोर्स्ड टू गिव इनकम ऑफ एलिचपुर एवरी ईयर टू अलाउद्दीन खिलजी एंड ही वाज डिफीटेड इन 1296 AD। अब यहाँ से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ समय के बाद रामचंद्र देव जो है ये एलिचपुर की इनकम जो है नहीं भेजता है दिल्ली, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इसी के कारण जो आपको देखने को मिलेगा कुछ और भी जो है अटैक्स किए गए थे देवगिरी पे। तो यहाँ हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा रामचंद्र देव से, ही वॉज द रूलर ऑफ द देवगिरी व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड द देवगिरी। रामचंद्र देव जो है ये जो कि रूलर थे देवगिरी के, इनको क्या कहा गया, इनको फोर्स किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि एलिचपुर की इनकम जो है हर साल यहाँ दिल्ली भेजा जाएगा। एंड रामचंद्र देव को जो है 1296 AD में हरा दिया जाता है। अब देखिए 1296 AD में रामचंद्र देव को हरा दिया जाता है और रामचंद्र देव से कहा जाता है कि आपको जो है दिल्ली में जो है एलिचपुर की इनकम हर साल भेजनी है। बट देखिए 1296 AD की हम बात करें जब रामचंद्र देव को हराया जाता है, लेकिन उसके बाद जो 1305 या AD या फिर 1306 AD की जब हम बात करेंगे, यहाँ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि रामचंद्र देव के द्वारा इस इनकम को जो है नहीं भेजा जाता है दिल्ली। अब क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब रामचंद्र देव ने इस एलिचपुर की इनकम तो भेजी नहीं दिल्ली। इस कारण जो है अलाउद्दीन क्या करता है, मालिक काफूर के नेतृत्व में जो है देवगिरी पे अटैक करवाता है 1307 में। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब रामचंद्र देव धन नहीं भेजते हैं, इनकम नहीं भेजते हैं दिल्ली यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास, तब जो है किसको जो है अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में आर्मी को भेजता है देवगिरी पे अटैक करने के लिए 1307 AD में? तो मालिक काफूर के नेतृत्व में आर्मी जाती है देवगिरी पे अटैक करने के। 1307 AD की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अगला पॉइंट हम देखते, रामचंद्र देव वॉज डिफीटेड इन द बैटल एंड ही सरेंडर्ड। अब देखिए स्टार्टिंग में जो रामचंद्र देव को जो है एलिचपुर का इनकम देने को कहा गया, कुछ समय बाद 1305 से 1306 AD के बीच की हम बात करेंगे, ये नहीं भेजता है रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के पास, इनकम नहीं भेजते हैं। इस कारण जो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, एक आर्मी भेजता है देवगिरी पर अटैक करने के लिए। किसके नेतृत्व में? मालिक काफूर के नेतृत्व में भेजता है। अब देखिए एक बात 1296 AD में रामचंद्र देव को जो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, अब इनकम नहीं भेजने के कारण फिर से जो है रामचंद्र देव मालिक काफूर के नेतृत्व में जो आर्मी गई थी 1307 AD में, उसके द्वारा ये हारे जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देखिए रामचंद्र को जो है बहुत ही अच्छे से ये ट्रीट करता है एंड ऑनर्ड हिम द टाइटल ऑफ द राय रयान। अब ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि राय रयान की उपाधि रामचंद्र देव को किसके द्वारा दी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राय रयान की उपाधि जो है किसको दी है? क्या पूछा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रयान की उपाधि किसको दी है? तो बच्चों रामचंद्र देव को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव को जो है राय रयान की उपाधि दी गई है। जस्ट वेट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव को जो है राय रयान की उपाधि दी गई थी। देखिए 1307 में जो है जब मालिक काफूर अटैक करता है, उसके बाद रामचंद्र देव को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से सम्मानित तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है और इनको टाइटल दिया था राय रयान की। 6 months लेटर ही वॉज गिवन 1 लाख गोल्ड क्वाइंस। अब देख सकते हैं बच्चों 1 लाख सोने के सिक्के जो है 6 महीने के बाद रामचंद्र देव को दिया जाता है और उनको नवसारी का जिला भी जो है दे दिया जाता है। देख सकते हैं अभी जो है इनको हराया गया था मालिक काफूर के नेतृत्व में रामचंद्र देव को, अब नवसारी का जिला भी दे दिया जाता है और 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाते हैं एंड वाज सेंट बैक टू हिज स्टेट, और इनको इनके राज्य में वापस भेज दिया जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, मालिक काफूर ऑल्सो लेड अ कैंपेन अगेंस्ट रामचंद्र देव सन शंकर देव इन 312 AD, जहां 1312 AD, जहां 1307 AD में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भेजी गई थी आर्मी मालिक काफूर के नेतृत्व में रामचंद्र देव हारते हैं। वहीं फिर से आपको देखने को मिलेगा रामचंद्र देव के जो बेटे थे शंकर देव के खिलाफ भी जो है मालिक काफूर एक कैंपेन लॉन्च करता है 1312 AD में एंड अलाउद्दीन
अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये इसलिए पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि मलिक काफूर के द्वारा रामचंद्र देव के किस बेटे रामचंद्र देव के कौन से पुत्र थे, या फिर क्या नाम था उनके पुत्र का, जिनके खिलाफ जो है मलिक काफूर के द्वारा 1312 एडी में जो है कैंपेन लॉन्च किया जाता है। तो बच्चों शंकर देव नाम था, सन, ही वाज अ सन ऑफ द रामचंद्र देव। अलाउद्दीन met the Malik Kafur during his Gujarat conquest. Alauddin met during the his just wait। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने, आखिर मलिक काफूर से अलाउद्दीन खिलजी कब मिलता है? तो गुजरात विजय के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी बच्चों मलिक काफूर से मिलता है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड हजार दिनारी। मलिक काफूर को जो है बच्चों देख सकते हैं आप, अलाउद्दीन मेट मलिक काफूर ड्यूरिंग हिज कनकेस्ट, ड्यूरिंग हिज गुजरात कनकेस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द हजार दिनारी। चलिए अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए, अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कौन सा पहला सुल्तान था जिसके द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। जमीनों की जो है माप ले करके कौन जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करता है, इसकी शुरुआत करता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों ये शुरुआत किया जाता है। अलाउद्दीन इस्टैब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट। अब यहाँ से डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखिएगा, मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज से सीधा सीधा पूछता है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि दीवाने मुस्तखराज किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था बच्चों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दीवाने मुस्तखराज स्टैब्लिश किया जाता है। अब ये पूछता है कि दीवाने मुस्तखराज जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट थी, ये किस लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है आप कह सकते हैं स्टैब्लिश करता है? तो बच्चों टू इम्प्लीमेंट द जो ये सिस्टम जो इसने शुरू किया था कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड, इसी को जो है बच्चों इंप्लीमेंट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज नाम के एक डिपार्टमेंट को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। अलाउद्दीन टुक द अथॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स। आप देख सकते हैं बच्चों, अलाउद्दीन टुक द अथॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स। खुद मुकद्दम एंड चौधरी, इन लोगों से जो है इसने अथॉरिटी ली थी अलाउद्दीन ने टैक्स कलेक्शन की। ये ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स कहलाते थे, खुद मुकद्दम एंड चौधरी। ऑल देयर प्रिविलेजेस वर एबोलिश। देखिए देख सकते हैं आप, जो इनकी प्रिविलेजेस थी, जो ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स थे खुद मुकद्दम चौधरी, इन लोगों की प्रिविलेजेस को जो है क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स एंड द रेस्ट अदर टैक्सेस वर आल्सो टेकन। हम देख सकते हैं इनकी जमीनों से जो है टैक्सेस को जो है कलेक्ट किया जा रहा था, किया जाना शुरू किया गया। एंड रेस्ट अदर टैक्सेस वर आल्सो टेकन ड्यू टू विच देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द खुद जमींदार एंड द बलाहार ऑर्डिनरी फार्मर। अब ये देखिए आपसे ये पूछेगा ये खुद कौन थे? तो खुद बच्चों ये जमींदार थे। अब देखिए ये जमींदार, ये मुकद्दम, ये जो चौधरी थे, इनके हाथों से जो टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी अलाउद्दीन खिलजी ने ले ली, अपने हाथों में ले लिया। अब ये जो जमींदार थे, जो मुकद्दम थे, जो चौधरी थे, इनकी जमीनों से भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। यही कारण था कि अब जो ऑर्डिनरी फार्मर था, जो बलाहार था और जो खुद था बच्चों, यानी कि जिसे हम जमींदार कह रहे थे, जमींदार के बीच में और बलाहार के बीच में या फिर खुद और बलाहार के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये जमीन खुद किसे कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो बच्चों जमींदार को कहा जाता था। उसके बाद पूछेगा कि ये बलाहार किसको कहा जा रहा था? बलाहार बच्चों ऑर्डिनरी फार्मर्स को कहा जा रहा था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए थोड़ा सा और पॉइंट हम कवर करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। फाइन, अगला पॉइंट हम देख लेते। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलाउद्दीन्स रेवेन्यू एंड द टैक्स सिस्टम वाज टू एस्टैब्लिश अ पावरफुल एंड द ऑटोक्रेटिक स्टेट। अब देखिए आखिर क्यों जो है ये टैक्स कलेक्शन अपने हाथ में अलाउद्दीन खिलजी ले रहा था बच्चों? इसका मेन मकसद यही था कि ये क्या करे, एक पावरफुल और ऑटोक्रेटिक स्टेट। अब देखिए किसी भी स्टेट को जो है पावरफुल बनाने के लिए फिर ऑटोक्रेटिक बनाने के लिए हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है। और यही कारण था कि रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टैब्लिश अ पावरफुल एंड द ऑटोक्रेटिक स्टेट। ही टुक द लैंड फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु हैड बीन ग्रांटेड लैंड एज अ मिल्क। अब देखिए मिल्क के फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर्टी, प्राइज, इदरात, पेंशंस गिवन
गिवन बाय द, जिन जिन लोगों को जो है स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी प्राइस इधरात पेंशंस दिए जा रहे थे बच्चों। He took the land from all those people। ये देखिए, ये जो मिल्क दिया गया था ना, ग्रांटेड लैंड एज अ मिल्क। अब देखिए जो लैंड जो है इन जिन भी लोगों को जो है मिल्क के फॉर्म में, मिल्क के यहाँ पे जो MILK की हम नहीं बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो है हम इस मिल्क शब्द का अर्थ है, जस्ट वेट, इस मिल्क शब्द का अर्थ है प्रॉपर्टी के फॉर्म में जिन लोगों को लैंड ग्रांट किया गया था, प्राइस के फॉर्म में, पेंशन के फॉर्म में जिन लोगों को लैंड ग्रांट किया गया था, उन लोगों के हाथों से भी जो है जमीनों को ले लिया गया। वहीं वक्फ जो थे, वक्फ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैरिटेबल लैंड, ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वापस ले लिया। एंड कंसिक्वेंटली द खालसा लैंड वाज डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड 50% ऑफ द यील्ड एज अ लैंड टैक्स। देखिए लैंड टैक्स का ध्यान रखिएगा, खराज को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, लैंड टैक्स कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 50% जो है फिक्स कर दिया, यील्ड का जो भी उपज होगा उसका 50% जो है लैंड टैक्स के फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं खराज के फॉर्म में जो है वसूल किया जाएगा। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ अभी हाफ एन आवर से ज्यादा का लेक्चर बचा हुआ, तो एक सेशन में जो है सभी को हम नहीं कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी चीजों को नहीं हम भगाएंगे, यहाँ पे जो है चीजों को इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि जो है आपके माइंड में सभी चीजें फिट हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं सभी चीजें आप लोगों को याद भी हो जाए। एंड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसका जो है सही जवाब दे सके। तो खिलजी डायनेस्टी से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में ही कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस खिलजी डायनेस्टी की जो है स्थापना की जाती है 1290 AD में बच्चों हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने पढ़ा था किलो खरी या फिर किलो गढ़ी के पैलेस में जो है इसका राजरोहण किया जाता है। डॉक्टर EL श्रीवास्तव के द्वारा जो है कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान रहता है, जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान रहता है, जो कि लिबरल ऑटोक्रेसी में बिलीव करता है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है असल में जलालुद्दीन खिलजी का दामाद रहता है। जलालुद्दीन खिलजी जो अपनी पुत्री का विवाह इस अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। एंड जब ये मलिक छज्जू का जो विद्रोह था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सप्रेस किया जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी से खुश होकर के अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़ा और मलिकपुर का जो है सूबेदारी दे दिया जाता है। काफी सारी पद्मावत के बारे में हम लोगों ने देखा, पद्मावत जो है लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये जो है रानी पद्मिनी जो थी उनकी स्टोरी पे ही आधारित है, जो कि वाइफ थी राणा रतन सिंह की। राणा रतन सिंह नाम याद रखिएगा। और रानी पद्मिनी जो है बच्चों जौहर कमिट कर लेती है जब राणा रतन सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पे जो है इन्वेजन किया जाता है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, अगले सेशन में जो रिमेनिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों। To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the remaining part of the Khilji dynasty from medieval history. चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। Just please give me few seconds. Wait for few seconds. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले बच्चों। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लेलिस्ट में बहुत सारे सेशंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोवाइड किए गए हैं, तो प्लीज उन सेशंस को जरूर जाकर के देखिएगा। एंड हो सके तो जितना मैक्सिमम हो सके आप लोग जो है इन वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए हम देखते हैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था बच्चों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने खुद मुकद्दम चौधरी तक पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन ने क्या किया था, खुद मुकद्दम और चौधरी ये जो ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स थे, इन लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करने की जो अथॉरिटी थी वो छीन ली थी, वो जो है अपने हाथों में ले ली थी। अब जो है टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे इन लोगों से भी, तो खुद थे जो जिन्हें हम जमींदार कह रहे थे।
आप कह सकते हैं जमींदार से भी टैक्सेस को कलेक्ट किया जा रहा था, जो ऑर्डिनरी फार्मर्स थे उनसे भी टैक्सेस को बच्चों कलेक्ट किया जा रहा था। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स and rest other taxes were also taken, due to which there was no difference between खुद and बलाहार। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खुद, मुकद्दम और चौधरी की बात की थी। तो खुद, मुकद्दम और चौधरी, इनसे तो जो टैक्स कलेक्ट किया ही, इनके जमीनों से भी बच्चों टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा। और इस कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंस था जमींदार के बीच में और बलाहार के बीच में, मीन्स जमींदार खुद और बलाहार, आप कह सकते हैं जमींदार के बीच में और ऑर्डिनरी फार्मर के बीच में जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस जो है एबोलिश हो गया। वो डिफरेंस आपको वहां पे कोई कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी फार्मर्स से टैक्सेस को कलेक्ट किया जा रहा था, इन द सेम वे जो जमींदार थे उनसे भी टैक्सेस को कलेक्ट किया जा रहा था। आखिर ये जो रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम को इस्टेब्लिश कर रहा था, इस्टेब्लिश जो किया जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके पीछे मेन मकसद क्या था बच्चों? ऑटोक्रेटिक एंड पावरफुल स्टेट को जो है इस्टेब्लिश करना। इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी, मिल्क के बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने बच्चों लैंड टैक्स और खराज के बारे में भी पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात कर रहे थे। इसने क्या कर दिया था? जो लैंड टैक्स था, यानी कि जो भी उपज था उसका 50% जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। जितनी भी उपज हो रही थी फार्मर्स के द्वारा, जितना भी अनाज उगाया जा रहा था, उसको जो है लैंड टैक्स, उसका जो 50% जो है लैंड टैक्स के फॉर्म में अलाउद्दीन खिलजी के पास देना था। और वो जो लैंड टैक्स था उसे क्या कहा जा रहा था? खराज कहा जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ये पहला मुसलमान था भारत में, मुस्लिम रूलर था, जिसने फिक्स किया था रेवेन्यू ऑन द रियल इनकम ऑफ द लैंड। ठीक है, चलिए आपसे पूछ सकता है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया हु हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन द रियल इनकम ऑफ द लैंड? तो हम लोग बच्चों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आफ्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मार्केट कंट्रोल के लिए भी जो है, आप कह सकते हैं मार्केट कंट्रोल या फिर जो है पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को इनिशिएट किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा? अलाउद्दीन खिलजी हैड इनिशिएटेड मार्केट कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है चार जो है मुस्लिम रूलर्स के नाम आपके सामने दे दे और कहे कि इसमें से आप बताइए कि किस मुस्लिम रूलर के द्वारा, वो कौन सा पहला मुस्लिम रूलर था, या फिर आप कह सकते हैं वो कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसके द्वारा इनिशिएट किया गया था मार्केट कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ही था who had initiated the market control policy or the price control policy। ठीक है, अलाउद्दीन appointed officials for the success of his market control policy। फाइन। अकॉर्डिंग टू द बर्नी, देखिए ये बर्नी नाम आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अभी देखिएगा जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बर्नी से रिलेटेड, वो हर पॉइंट जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नी, द पर्पस ऑफ दिस मार्केट रिफॉर्म्स वाज टू सपोर्ट अ ह्यूज आर्मी अगेंस्ट यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बर्नी को लेकर के। तो बर्नी को लेकर के बच्चों जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ पूछा ही हुआ है। तो बर्नी, द पर्पस ऑफ दीज मार्केट रिफॉर्म्स वाज टू सपोर्ट ह्यूज आर्मी अगेंस्ट द मंगोल्स एंड टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ रिबेलियन अमंग द हिंदूज। तो अब देखिए बच्चों, आखिर में बर्नी कह रहा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज लेकर के आया जा रहा था, या फिर जो मार्केट रिफॉर्म्स किया जा रहा था, उसके पीछे जो है उसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था मंगोल्स के खिलाफ जो है एक ह्यूज आर्मी खड़ी करना, उसके साथ साथ कंट्रोल करना द आइडिया ऑफ द रिबेलियन अमंग द हिंदूज। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट लिखा हुआ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस की हम बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस
किस रूलर के द्वारा जो है शुरू किया गया था बच्चों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप जरूर देखेंगे कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहां आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों ये शुरू किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और टैक्सेस थे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों लागू किए गए थे। जैसे कि वो कौन कौन से टैक्सेस थे? घरी टैक्स और एंड सेकंड वन इज द चराई टैक्स। तो घरी टैक्स किसको कह रहे थे? घरी टैक्स हम हाउस टैक्स को कह रहे थे। देख सकते हैं आप, उस समय भी जो है हाउस टैक्स लग रहा था। उसके बाद दूसरा जो है हम लोगों ने देखा चराई टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स। अब हम देख लेते हैं कि आखिर घरी टैक्स या फिर हाउस टैक्स के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। घरी टैक्स विच वॉज लिवाइड ऑन द हाउसेज एंड द हर्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों, घर और झोपड़ियों पे जो टैक्स लगाया जा रहा था, जो लगान लगाया जा रहा था, उसे ही हम जो है घरी टैक्स कह रहे थे और हाउस टैक्स कह रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों चराई टैक्स के बारे में देखा, जिसे हम कह रहे थे जिसे हम बच्चों ग्रेजिंग टैक्स भी कह रहे थे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। उसके बाद देखिए, जो ग्रेजिंग टैक्स की या फिर चराई टैक्स की हम बात कर रहे हैं, जो मिल्च एनिमल्स थे उन पे जो है ये ग्रेजिंग टैक्स लगाया जा रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता आप लोगों के एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में जो है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में कौन सी नदी जो है बाउंड्री का काम कर रही थी? तो हम यहाँ पे बच्चों रावी नदी की बात कर रहे हैं, यानी कि रावी रिवर जो है एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही थी दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ द सुल्तान गियाजुद्दीन तुगलक मंगोल आर्मी हैड सरपास द इंडस अंडर द लीडरशिप ऑफ द शीर मुगल बट ही वॉज मलिक शादी। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गियाजुद्दीन तुगलक के समय में मंगोल्स आर्मी ने जो है किस नदी को जो है सरपास किया था? तो इंडस रिवर, यानी कि जो है हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, जिसको जो है सरपास किया था मंगोल्स आर्मी ने। और किसके नेतृत्व में? नेतृत्व की अगर हम बात करते तो शीर मुगल के नेतृत्व में बच्चों मंगोल्स आर्मी ने जो है इंडस रिवर को सरपास किया था। बट ये जो मंगोल आर्मी थी या फिर शीर मुगल के नेतृत्व में जो मंगोल आर्मी इंडस रिवर को सरपास की थी, उसको डिफीट किसने किया था? इट वाज डिफीटेड बाय द मलिक शादी द सूबेदार ऑफ द समाना। समाना का जो सूबेदार था मलिक शादी, उसके द्वारा जो है मंगोल्स आर्मी जिसको लीड कर रहा था शीर मुगल, उसे हराया गया। यहाँ हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद थोड़ी सी और बातें रह गई मुबारक खिलजी के बारे में, थोड़ा सा और हमें डिस्कस करना। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुबारक खिलजी की हम बात करते हैं। अगर मुबारक खिलजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा एंड एज्यूम टाइटल एज अल इमाम। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चार आपके सामने जो है ऑप्शन रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, कोई और उसके बाद ऑप्शन में रहेगा नाम, और उससे कहेगा कि किसने जो है खुद को खलीफा डिक्लेयर किया। तो देखिए मुबारक खिलजी ने जो है बच्चों खुद को खलीफा डिक्लेयर किया, और इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? अल इमाम की उपाधि जो है मुबारक खिलजी के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? मुबारक खिलजी ने जो खुद को खलीफा डिक्लेयर किया एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ द अल इमाम, उल इमाम। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों खिलाफत के बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी हम लोगों ने देखा मुबारक खिलजी ने जो खुद को खलीफा डिक्लेयर किया था। नाउ अब हम कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चीजें और हमारे सामने रह गई हैं। खिलाफत उल्ला of which he was always incapable। अब आप देख सकते हैं सिर्फ अल इमाम या फिर उल इमाम ही नहीं उपाधि ग्रहण किया गया था मुबारक खिलजी के द्वारा, बल्कि इसने जो है खिलाफत उल लाह की भी उपाधि ग्रहण की थी। और इसमें जो है ठीक है, इसने मुबारक खिलजी ने जो उपाधियां ग्रहण की थी, आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी चीजों में जो है ये इनकेपेबल था। देन ऑल्सो ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द अल इमाम, उल इमाम एंड खिलाफत उल्लाह, और इसने खुद को जो है खलीफा डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम नसीरुद्दीन खुसरो शाह की बात करते हैं। देखिए चलिए हम अब थोड़े से और बातें रह गई, पहले से हम फिनिश कर लेते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह
was a converted Muslim from Hinduism। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, आप सोच रहे हैं सडनली ये बात यहाँ पे क्यों लिख दी गई। देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बोला है, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट से जो है प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन में जो है 4 ऑप्शन था और उसमें पूछा गया था किसके द्वारा, कौन जो है कन्वर्टेड मुस्लिम था, कौन जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके जो है मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म को अपनाता है। तो नसरुद्दीन खुसरो जो है पहले हिंदू रहता है और वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है मुस्लिम में, कन्वर्टेड मुस्लिम था वो। इसने जो कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, पैगंबर का सेनापति, कमांडर ऑफ द प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, नसरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा जो है जो टाइटल एज्यूम किया गया था, वो टाइटल कौन सा था, कमांडर ऑफ द प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हैं पैगंबर का सेनापति। हिज अपोनेंट्स कॉल्ड हिम एनिमी ऑफ इस्लाम। देख सकते हैं बच्चों, अब क्योंकि नसरुद्दीन शाह जो है वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, हिंदू धर्म से कन्वर्टेड मुस्लिम था, इसलिए जो इसके विरोधी थे, जो अपोनेंट्स थे, वो इसको क्या कहते थे, इसे जो है इस्लाम का दुश्मन कहते थे। और इसके इन्होंने और जो अपोनेंट्स थे इस नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो स्लोगन था इस्लाम इज इन डेंजर। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप खुद ही बता सकते हैं कि किसे जो है किस आप कह सकते हैं किसको जो है उनके अपोनेंट्स के द्वारा एनिमी ऑफ इस्लाम कहा गया था। तो नसरुद्दीन खुसरो के द्वारा जो है एनिमी ऑफ इस्लाम कहा गया था। या फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके लिए जो है ये स्लोगन था कि इस्लाम इज इन डेंजर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस्लाम इज इन डेंजर, ये जो है स्लोगन नसरुद्दीन खुसरो शाह के अपोनेंट्स के द्वारा दिया गया था। देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने जिस्ट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप he was fully independent from rules and orders of the shariat for which Sultan Barni made this statement। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसने जब किंगशिप अटेंड किया था और एंड ही वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द शरीयत। तो इसके लिए जो है किस सुल्तान के लिए बर्नी ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। व्हेन ही अटेन्ड द किंगशिप ही वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द शरीयत। ये बर्नी के द्वारा जो है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के लिए स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए स्टेटमेंट दिया गया था। इस चीज को देखिए, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये सभी एक्सप्लेनेशन जो है हम लोगों ने जिस्ट में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इससे दोबारा इन चीजों को हम एक्सप्लेनेशन को जो है दोबारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उसी को देखेंगे। अदरवाइज जो है हम एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने जिस्ट में ऑलरेडी चीजों को पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा वंश सबसे कम समय के लिए रूल करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है खिलजी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी बच्चों सबसे कम समय के लिए रूल करता है। चलिए देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे। द सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फ्रॉम। अब देखिए ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के जो सुल्तान थे वो 1206 से लेकर के 1290 एडी तक रूल करते हैं। जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं बच्चों 1290 से लेकर के 1320 एडी तक, उसके बाद जो इस खिलजी वंश के बाद हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1320 एडी टू 1412 एडी। तो देखिए अब ये थोड़ा सा आप नोटेड डाउन करते चलिएगा। डायनेस्टी का जो है ड्यूरेशन क्या था, 1320 एडी से लेकर के बच्चों 1412 एडी। आफ्टर दैट उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, सैयद वंश की हम बात करते हैं। सैयद वंश देखिए 1414 एडी से लेकर के 1450 एडी। देन लोधी डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं बच्चों,
रूल्ड फ्रॉम 1451 AD टू 1526 AD। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ हम लोगों ने खलजी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये जो 4 वंश थे, इन चारों वंश को जब हम लोगों ने देखा, उसमें से जो है इन 4 वंश में से सबसे कम जो ड्यूरेशन रहा है, पीरियड रहा है, खिलजी वंश का रहा है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन बट उलेमास अपोज द मूव। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सुल्तान जो है एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, बट उलेमास के द्वारा जो है उसका विरोध किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की जो है उपाधि ग्रहण की थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेकेंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, या फिर आप कह सकते हैं सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण की जाती है। एंड मेड इट इम्प्रिंटेड ऑन हिज कॉइन्स। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अपने सिक्कों पे भी जो है सिकंदर द्वितीय सानी यानी कि सिकंदर सेकंड सानी की जो है ये इस शब्द को जो है इम्प्रिंट कराया गया था। ही हैड द एम्बिशन टू विन द इंटायर वर्ल्ड। जिस प्रकार से सिकंदर जो है विश्व को जीतने निकला था, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो खुद को सिकंदर द्वितीय सानी कह रहा था, वो भी जो है उसका भी जो है एक ख्वाहिश था, उसकी भी एक एम्बिशन थी कि पूरे विश्व को जीतना, और इसने जो है एक नए धर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था। बट ही अबैंडन्ड द आइडिया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड एंड कोतवाल अल्लाह उल मुल्क। अब देखिए, अब ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि किसके कहने पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये जो इसने सोचा था कि वो विश्व को जीतेगा, इस आइडिया को जो है त्याग दिया जाता है बच्चों। ये इसका जो कोतवाल था, इसका जो फेथफुल फ्रेंड था अल्लाह उल मुल्क, इसके द्वारा दिए गए एडवाइस पे जो है ये जो इसका एम्बिशन था दैट ही विल विन द इंटायर वर्ल्ड, इसको ये त्याग देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर सेकंड सानी, सिकंदर सेकंड सानी की हम लोगों ने बात की थी। सिकंदर सेकंड सानी ये जो है उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण किया गया था। बी वाला ऑप्शन हमारा सही, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपका ये सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, who among army commanders of the Alauddin Khilji died fighting against the Mongols। तो हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था जफर खान जो था वो आर्मी कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, जो मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। यहाँ हम जफर खान की बात कर रहे हैं, जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने जिसमें कंप्लीट पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग का जो वीडियो होगा उसको स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज वहीं पे हम लोगों ने जिस पढ़ा या जितना ये एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल रहा है कि ये जफर खान से जो है इसकी ब्रेवरी से इंप्रेस होकर मंगोल से 30 माइल्स पीछे चले जाते हैं, ये सभी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की है, इसलिए रिपीट करके जो है बार बार उस चीज को हम कवर अप नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पद्मिनी। अब पद्मिनी, पद्मावत, रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह, ये सब चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ी थी। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। राणा रतन सिंह हम लोगों ने पढ़ा था, पद्मावत के बारे में पढ़ा था, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा था। तो देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, शी वाज अ वाइफ ऑफ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो कंक्वेस्ट था चित्तौड़ का, उसी से जुड़ा हुआ है ये पद्मिनी, उसी से जुड़ी हुई है पद्मिनी। अब पद्मिनी जो है ये पद्मिनी के ऊपर जो है एक स्टोरी लिखी गई थी, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। ये पद्मिनी जो है बच्चों राणा रतन सिंह की वाइफ रहती हैं। मैंने शुरू में ही कहा था आप लोगों से कि आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पद्मिनी किसकी वाइफ है, राणा रतन सिंह की वाइफ है, और इन्हीं के ऊपर जो एक इन्हीं की लाइफ है, पद्मिनी की लाइफ पे ही एक स्टोरी लिखी गई थी पद्मावत, जो कि लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में। ठीक है, अब देखिए आमिर खुसरो कुछ और पॉइंट्स यहाँ मेंशन किया गया है। आमिर खुसरो हैड मेंशन द लव स्टोरी ऑफ सुलेमान एंड क्वीन शाइबा इन हिज टेक्स्ट एंड कंपेयर्ड अलाउद्दीन विद द, जस्ट वेट देखते हैं बाकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। सुलेमान
पद्मिनी विद्या साहिबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशंस वर फाइनेंशियल वेंचर्स। उसके बाद पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रीजन की अगर हम बात करते हैं, He wanted to annex the Deccan states। देखिए बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही लिखा हुआ कि अलाउद्दीन का जो डेक्कन एक्सपीडिशन था वो फाइनेंशियल वेंचर ही था, पर जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ डेक्कन को एनेक्स करना चाहता था, नहीं, ये सही नहीं है। तो इसलिए हमारा सी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन सही होगा, मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। डॉक्टर के एस लाल हैज रिटन दैट द ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट ऑफ प्राइड इनकरेज अलाउद्दीन खिलजी टू अटैक द स्टेट्स ऑफ साउथ। तो इस देखिए, वेल्थ धन की लालच में प्राइड का लस्ट जो था अलाउद्दीन खिलजी को, इसी ने इनकरेज किया था कि सदर्न स्टेट पे जो है अटैक करे। देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल पॉलिसी, और वो साउथ सदर्न स्टेट्स को जो है पजेस या फिर कंकर नहीं करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा हुआ है, हु वाज द रूलर ऑफ द देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, मैंने आप लोग को बोला भी था बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देवगिरी, जस्ट वेट, कि देवगिरी का रूलर कौन रहता है जब अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पे अटैक कर रहा होता। तो देवगिरी से मैंने आप लोग रामचंद्र देव से जो है मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, देवगिरी याद रखिएगा। रामचंद्र देव जो है देवगिरी के रूलर रहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक इन्वेड करता है देवगिरी पे। रामचंद्र देव वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन। ठीक है, 1296 की एडी की जब हम बात करते हैं, किंग ऑफ देवगिरी वॉज रामचंद्र देव आफ्टर द सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजीज। यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अलीजपुर का जो है हर साल इनकम जो है उसको दिल्ली भेजना था रामचंद्र देव को, बट ये नहीं भेजता। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी मालिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी पे अटैक करवाता है। सारी स्टोरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो है रिपीट करना जो है जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा। हुज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ द ककतिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल। तो यहाँ भी हम लोग ये पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को जो है ककतिया रूलर्स के द्वारा जो है हराया जाता है 1303 में एट वारंगल। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इन 1303 first attempt by Aladdin to conquer the Warangal ended in a disaster as the army of Kakatiya dynasty defeated him। तो देख सकते हैं बच्चों आप 1303 में जो है वारंगल को जो कंकर जीतने का जो है आप कह सकते हैं जो सपना था अलाउद्दीन खिलजी का वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो ककतिया डायनेस्टी की जो आर्मी थी उसने जो है अलाउद्दीन की आर्मी क्या फिर आप कह सकते हैं अलाउद्दीन को जो है हरा दिया। ककतिया किंग प्रताप रुद्र देव रेज्ड अ वेल इक्विप्ड आर्मी एंड अलाउद्दीन्स आर्मी व्हिच वाज लेड बाय फखरुद्दीन जूना एंड मलिक छज्जू वाज डिफीटेड बाय द ककतिया आर्मी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो है कौन किसको लीड कर रहा है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ककतिया किंग जो थे प्रताप रुद्र देव रेज्ड अ वेल इक्विप्ड आर्मी। अब देखिए यही जो आर्मी थी इसी ने जो है अलाउद्दीन की आर्मी को हराया था, विच वॉज लेड बाय फखरुद्दीन जूना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन की ककतिया डायनेस्टी की आर्मी ने जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को हराया था, उस समय जो अलाउद्दीन की जो आर्मी थी उसको लीड कौन कर रहा था, तो फखरुद्दीन जूना जो है बच्चों, फखरुद्दीन जूना मलिक छज्जू जो है अलाउद्दीन की आर्मी को लीड कर रहे थे। दे वर डिफीटेड by the Kakatiya army। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। During the reign of which sultan was the खालसा land developed on a larger scale। तो ये खालसा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। Just wait for few seconds। Wait for few seconds। चलिए ये खालसा लैंड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे बच्चों हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मेन पर्पस ऑफ द अलाउद्दीन बिहाइंड द रेवेन्यू सिस्टम जो था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसको जो है एक ऑटोक्रेटिक एक पावरफुल जो है स्टेट क्रिएट कर रहा था। इसने क्या किया था, जो भी प्रॉपर्टी थी जिसको स्टेट के द्वारा एज अ प्राइज एज अ इदरत एंड पेंशन दिया गया था, वक्फ फॉर्म में जो दिया गया था, इन सब को जो है वापस ले लिया जाता है एंड खालसा लैंड डेवलप खालिसा लैंड डेवलप ऑन अ लार्जर स्केल। तो ठीक है बच्चों,
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुल्तान who is said to have raised the land revenue to 1/2 of the produce। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों खराज के बारे में कि 1/1 यानी कि 50% की हम बात कर रहे थे। 50% उपज का जो है जो लैंड प्रोड्यूस होगा उसको जो लैंड रेवेन्यू फॉर्म में सुल्तान को देना पड़ेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की हम बात कर रहे हैं। उसका जो हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे तो बच्चों यही सेम चीज आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में था तो इससे बी और सी हमारा दोनों ऑप्शनों का, बट अगर यहाँ पे एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं रहता, सिर्फ बलबन अलाउद्दीन खिलजी यानी फिरोज शाह तुगलक रहता, तो बच्चों हम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सुल्तान। अब देख सकते हैं सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम है। सुल्तान हु रेज अ लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वाज। तो देखिए सेम क्वेश्चन है और सेम ऑप्शन है, बस चेंज कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शन को। मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि A+B की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। क्या ये सही है? तो हाँ पहला स्टेटमेंट सही है। अब रीजन क्या लिखा हुआ है, ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिजन्स बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली। तो बच्चों ये रीजन जो है गलत लिखा हुआ है, बट हमारा एसेशन जो सही है। तो आप यहाँ से जो अंदाजा लगा सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा क्या था, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन द दिल्ली। लेकिन जो ये था कि जो आर्टिजन्स थे उनकी वेजेस को ये लो करना चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म। तो देखिए क्या कह रहा कि यहाँ पे किस सुल्तान के द्वारा मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्केट रिफॉर्म किया गया था। यहाँ पे बच्चों हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वो ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, इनमें से कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने जो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अपने समय में। तो बच्चों हम यहाँ पे मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग को पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मार्केट कंट्रोल या फिर प्राइस कंट्रोल जो इंट्रोड्यूस किया गया था सल्तनत पीरियड में। अब क्यों, अलाउद्दीन खिलजी के पास असल में जो बहुत बड़ी आर्मी थी और उनको जो वेजेस जो है कैश में दिया जाता था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली। अब देखिए जो कि इतनी बड़ी आर्मी को जो कैश में जो है वेजेस देना, इस प्रकार का काम करने वाला वो पहला सुल्तान कौन था बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ही था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, असल में देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी और जो नॉर्मल वेज सपोज कीजिए 5,000 रुपीज पर पर्सन पर सोल्जर को यहाँ पे दिया जा रहा, सपोज कीजिए। तो जो ट्रेजरी थी अलाउद्दीन खिलजी की, अगर इसी प्रकार से पर हर व्यक्ति को जो है 5,000 रुपए पर महीने जो है दिया जाना था, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6 साल में जो है उसकी ट्रेजरी जो है खत्म हो जाती, क्योंकि बहुत ही वास्ट आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आर्मी के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उनके वेजेस को तो स्लो की वेजेस को तो कम किया, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वेजेस ही कम किए गए, बट उसके साथ साथ उसने क्या किया कि जो कमोडिटीज थी
उनकी प्राइस को, जो जो चीजें थी मार्केट में उनकी प्राइस को बच्चों रिड्यूस कर दिया। और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि जब कमोडिटीज की प्राइसेस ही कम हो गई बच्चों, तो इट मीन्स अगर सोल्जर्स के पास कम पैसे भी होंगे तब भी जो है वो उनका जो है गुजारा उसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम ही घट गए थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़े से और क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं बच्चों। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। अब देखिए बच्चों, जो मार्केट प्राइस को कंट्रोल किया था अलाउद्दीन खिलजी में, असल में ये बहुत ही ज्यादा जो है सक्सेसफुल हुआ था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आखिर में जो है क्यों जो है मार्केट प्राइस, जो कंट्रोल मार्केट प्राइस था, इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वास्ट आर्मी को जो है मेंटेन करना था। अगर नॉर्मल प्राइस दिया जाता है, मार्केट कमोडिटी के प्राइसेस नहीं कम किए गए होते बच्चों, तो 5 से 6 साल में जो है ट्रेजरी खत्म हो गई होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों। द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आप सभी लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार्केट कंट्रोल सिस्टम बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगिन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया था और मैंने आप लोग को बताया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो घरी टैक्स यानी कि हाउस टैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा सुल्तान जो है घरी टैक्स या फिर हाउस टैक्स इंट्रोड्यूस करता है बच्चों। तो यहाँ पे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घरी टैक्स या फिर जो है हाउस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बच्चों ग्रेजिंग टैक्स या फिर जो है चराई टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मंगोल्स के बीच में और दिल्ली सल्तनत के बीच में रावी नदी जो है एक बाउंड्री का काम कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के किया था अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में आफ्टर 1306 AD। यहाँ पे हम बच्चों रावी नदी की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने चीजों को आफ्टर 1306 AD ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, रावी नदी जो है एक बाउंड्री के रूप में एक्ट करता दिल्ली सल्तनत के बीच में और मंगोल्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचे, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। आफ्टर दैट हम जो है अगले सेशन में बच्चों तुगलक डायनेस्टी को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर? तो यहाँ भी बच्चों हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक वास्ट आर्मी जो है खड़ी की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए। ही सेट अप अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेज्ड अ पावरफुल एंड द एनॉर्मस आर्मी टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अगले सेशन में हम लोग बच्चों तुगलक डायनेस्टी को कवर करेंगे। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत declared himself as a खलीफा? देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा रूलर था जिसने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया था। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मुबारक खिलजी की हम बात करें तो मुबारक खिलजी के द्वारा जो है खुद को खलीफा डिक्लेयर किया जाता है। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मुबारक खिलजी वाज इम्प्रिजन्ड बाय द मलिक कफूर। आगे चल करके जो है इसने जो है गद्दी पे बैठता है एंड ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अल इमाम खिलाफत उल्ले। ही वाज ओनली रूलर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ खलीफा हिमसेल्फ। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि ये मुबारक खिलजी जो है ये जो केवल इकलौता रूलर रहता है जो खुद को जो है खलीफा, आप कह सकते हैं खलीफा के टाइटल को जो है ग्रहण करता है। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में जो हम तुगलक डायनेस्टी को कवर अप करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।